तो ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है आपको? हम्म। हम्म। चलो आ जाओ। अब लोग हम लोग जो है अपना लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है 108 वो भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने अपने कितने लेक्चर मतलब मुझे लग रहा है कि ये 2 घंटे के करीब की वीडियो है, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया। हम लोगों ने 16 रिवाइज किया, 36 रिवाइज किया, 38 रिवाइज किया, 105 रिवाइज किया, 102 रिवाइज किया, इंडेक्स 20 रिवाइज किया, इंडेक्स 24 रिवाइज किया। अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं 108। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों बार बार रिवीजन करना, बार बार वीडियो देखना, बार बार सुनते रहना, और खुद से रिकॉल करते रहना। ठीक है बच्चों, खुद से जब रिकॉल करोगे ना सारी चीजें तो तुम्हें और तगड़ा वाला रिवीजन होगा। तो देखो आ जाओ 108 इंडियस, इंडियस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। सर ये क्या है सर? इंडिया 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, सर ये क्या है सर? सर ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग A17 में, ये तो तुम्हें मालूम है, पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ पे आप क्या करते थे, प्रोडक्ट बेसिस पे करते थे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे करते थे। यहाँ टोटल डिफरेंस है। यहाँ हम लोग को क्या कर देखना है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं बच्चों, मतलब इसका क्या है कोर प्रिंसिपल, कि आपको मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सारी चीजें लेके चलना है कि मैनेजमेंट को क्या देखना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप ऐसा नहीं, आप खुद के बेसिस आप नॉर्मल एक आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल बेसिस पे आप रिप्रेजेंट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। आप ये देखो, स्टेक होल्डर को मतलब इंडेक्स ये चाहता है कि स्टेक होल्डर वैसे देखे जैसे कंपनी के बिजनेस मतलब कंपनी के ओनर उसको देख रहे हैं। मतलब सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि यूजर एकदम डीप समझ पाए। जैसे मैनेजमेंट कंपनी को देख रहा है वैसे यूजर भी देख पाए। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि नेचर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये यूजर उसको समझ पाए। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मतलब डिस्क्लोजर जैसा मैनेजमेंट सोच रहा है इंटरनली बिजनेस को, वैसे वैसे होना चाहिए। ओके सर, एक सेकंड रुक जाओ तो बच्चों। तो चलो आ जाओ। तो जैसे जैसे मैनेजमेंट मतलब ओनर जैसे 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 मैनेजमेंट सोच रहा है वैसे यूजर को समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे कोई A17 की तरह प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज, ज्योग्राफिकल सेगमेंट ऐसा वैसा कुछ नहीं दिया गया है। क्या क्या चीजें जाएगी बच्चों, स्कोप ऑफ क्या है इसमें, जहाँ पे कंपनीज पे जिस पे अप्लीकेबल होता है वहाँ इंडिया 108 अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वॉलंटरी बेसिस पे लगाया तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने वॉलंटरी बेसिस पे लगाया है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर रहे हो। ये आप क्या दिखाओगे कि बिजनेस वाइज इन्फॉर्मेशन या रीजन वाइज इन्फॉर्मेशन ऐसे देख दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लायबल नहीं हो, आप वॉलंटरी लगा रहे हो, मतलब आप कंपनी नहीं हो, आप वॉलंटरी लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो, आप इंडिया से नहीं कंप्लाई कर रहे हो, तो भाई बहुत सारी कंडीशन है। अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आपके लिए लायबल नहीं हो, तो आप यहाँ पे ये नहीं दिखाओगे अपने बुक्स में कि आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। आप क्या केवल दिखाओगे कि आप ये लिख के दिखाओगे बिजनेस वाइज इन्फॉर्मेशन, ऐसा बोला गया है ताकि ये पता चल पाए कि आप लायबल नहीं थे। फिर उसके बाद अगर पेरेंट कंपनी मतलब यहाँ पे सीएफएस और एसएफएस का खेल है, तो सीएफएस को बनाना जरूरी होता है, और केवल सीएफएस बनाएगा तो भी चलेगा। एसएफएस तो वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा है, सीएफएस को बनाना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि सीएफएस एक ब्रॉडर टर्म देगा, एक पूरा ओवरऑल टर्म देगा, तो इसीलिए सीएफएस को बनाना जरूरी होता है। सर ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है? सर ऑपरेटिंग सेगमेंट तो हम लोग पढ़े हुए प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बोला गया है कि बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए और में अर्न रेवेन्यू, उसके कुछ रेवेन्यू भी होना चाहिए। लेकिन ये रेवेन्यू वाली कंडीशन कभी कभी कुछ केसेस में सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया कि स्टार्टअप, जैसे किसी जगह पे आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो उस जगह की तो रेवेन्यू होगी नहीं, लेकिन वो तो जरूरी हो सकता है ना मैनेजमेंट के लिए कि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं, अभी रेवेन्यू नहीं हो रहा है। तो इसीलिए रेवेन्यू कभी कभी स्टार्टअप के केस में जरूरी नहीं होता। ठीक है। और दूसरा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, रेवेन्यू वाला केवल स्टार्टअप के केस में फुलफिल नहीं होता। ऑपरेटिंग दूसरा कंडीशन क्या है, ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है वो सीओडीएम द्वारा रिव्यू हो रहा है। सर सीओडीएम कौन होता है? सर चीफ ऑपरेटिव डिसीजन मेकर। सर ये वो पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो देखते हैं कि जो सेगमेंट रिपोर्ट को देखते हैं और क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भैया कितना रिसोर्स बांटना है और कितना उसकी परफॉर्मेंस है। मतलब एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे, उसमें उसको रिसोर्स का अलोकेशन करते हैं। मतलब वो रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं प्रॉफिट में है कि लॉस में है। सर ये तो ओनर होते हैं। देखो ओनर भी कह सकते हैं, कभी कभी सीओडीएम कैन बी ओनर, लेकिन एवरी टाइम इट कैन नॉट बी सेम। मतलब हर समय सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर मतलब मैनेजर लोग होते रहते हैं ना कि वो उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि भाई जैसे सीएफओ ले लो, जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ले लो, वो उसको देख रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली मेन ओनर सेम हो सकते हैं, लेकिन सीओडीएम कैन बी डिफरेंट पर्सन हो सकता है। ठीक है सर। ओके। फिर आपका
कुछ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, सेल होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना। सर सेल अभी तो आपने बोला कि सेल नहीं भी होगा, अरे वो स्टार्टअप के केस में बोला, ठीक है, तो कुछ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, सेल एक्सपेंसिव एसेट लायबिलिटी एटसेट्रा, तो ये तीन कंडीशन बोला गया है। सर सीओडीएम कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द सेगमेंट इनका, ठीक है, और अलोकेट करते हैं रिसोर्सेज और सेगमेंट परफॉर्मेंस को असेसमेंट करते रहते हैं। और कैन बी एमडी, सीईओ, बीओडी, एनी पर्सन हु परफॉर्म दिस फंक्शन, कोई भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेटिंग डिसीजन ये ले रहे हैं तो तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो जाए। तो मैनेजमेंट अप्रोच क्या करता है? वो हेल्प करता है यूजर को, क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरीके से देख रहा है वैसे ही यूजर को भी देखना चाहिए, तभी ना वो क्लियर पिक्चर पावा देखेगा कंपनी का। अगर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपने ये इंटरनल पर्पस के लिए बनाया है, तो आप अगर इंटरनली कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो एक्सटर्नल अगर कोई रिपोर्टिंग की लायबिलिटी आ जाती है तो आपका कॉस्ट भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो इसीलिए केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए नहीं जरूरी होता है, इंटरनल पर्पस के लिए भी जरूरी होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का कोई फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन को, जैसे अकाउंटिंग फंक्शन हो गया, सेल्स फंक्शन हो गया, तो इसको नहीं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट इसके लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि इसी पे आपकी आगे की रेवेन्यू डिसाइड करेगी कि आगे की फ्लो कितनी हो रही है, आगे की प्रॉफिट कितनी होगी। अगर ये आपका चल गया तो ओके सर, प्रोवाइडेड इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सीओडीएम रिव्यू कर रहे हैं, और इसका कुछ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, कितना खर्च हुआ है, हाँ क्या इसका स्टेटस है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी जाके ये मानी जाएगी। फिर उसके बाद सीओडीएम यूज मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर एक से ज्यादा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, अरे यार सेगमेंट रिपोर्टिंग पर्पज के लिए देखो दो चीजें हैं, पहला तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है कि नहीं, फिर दूसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग बनेगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक से ज्यादा चीजें देखता है तो भाई उस केस में अदर फैक्टर भी इफेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं। जैसे बिजनेस एक्टिविटी हो गया, कौन कौन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है उस सेगमेंट का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो ये सारी चीजें इफेक्ट हो सकती है। और कब कब हम लोग एग्रीगेट करेंगे किसी भी सेगमेंट को? सर एग्रीगेट भी तो कर सकते हैं ना, किसी दो सेगमेंट को हम एग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन कभी जब उसकी सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे जैसे मान लो लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रॉस मार्जिन, मतलब दोनों का जो ग्रॉस मार्जिन है वो सेम है, ठीक है, और जैसे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों की जो जो सेटलर बॉडी आईआरडी है वो सेम है, तो इसीलिए हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल सिमिलर वे हो सकता है, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सेम, जैसे कि मान लो मोबाइल लैपटॉप दोनों आपने कंबाइन कर दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, जैसे टीवी रेफ्रिजरेटर का दोनों सेम हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों सेम हो रहा है, कैन बी मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेम हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो गया, क्लास ऑफ कस्टमर जैसे होलसेल ऑफ सीमेंट एंड स्टील, देखो दोनों जगह यहाँ पे होलसेल में जो ये खरीदता है सीमेंट वो स्टील भी खरीदता है, तो इसीलिए उस बेसिस पे आपने एग्रीगेट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, जैसे क्लॉथ एंड शू का, कि कैसे आपको उसका एडवर्टाइजमेंट पर्पस कैसे करना है, तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों का आईआरडी है, तो दोनों सेम होगा, तो इस पर्पस से आप उसको एग्रीगेट कर सकते हो, कुछ सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सर रिपोर्टेबल सेगमेंट, सर हम लोग तो ये पढ़ के आए 10%, सर यहाँ भी सेम है, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज ये याद रखना, यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, सेगमेंट रेवेन्यू एक्सटर्नल इंटरनल 10% और मोर, सेगमेंट असिस्टेंट, देखो फिर से बता दे रहा हूँ रिवीजन पर्पज के लिए, कि अगर आपके सेगमेंट की रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% है, तो भाई आपका वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट असेस अगर मान लो 10% है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, मतलब उस सेगमेंट की असेस 10 एटलीस्ट 10% है टोटल सेगमेंट टोटल असेट्स का, तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। सेगमेंट रिजल्ट, अब यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट वाले में ध्यान रखना है, बच्चे इंटर में भी कंफ्यूज होते थे। रिजल्ट मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर किसी कंपनी का मान लो ओवरऑल सारे सेगमेंट को मिला के जो पहले प्रॉफिट वाले अलग कर लेना, लॉस वाली अलग कर लेना। जैसे दो कंपनी है, मान लो 5 कंपनी है, उसमें से दो कंपनी ने लॉस कमाया है, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 50 लाख, और 3 कंपनी ने हमारी प्रॉफिट कमाई है, तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 60 लाख। तो आप कंपैरिजन किससे करोगे? दोनों में से जो हायर वाला है वो 60 लाख ले लिया, अभी 60 लाख का 10% कितना निकाला? 6 लाख। तो अगर कोई भी सेगमेंट प्रॉफिट या लॉस 6 लाख रुपए किया हुआ है, तो वो उसमें कवर होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग में। ओके सर, समझ गया सर, ठीक है। अगर कोई सेगमेंट 10% के लिमिट में नहीं है, तो भी अगर मैनेजमेंट चाहे कि इसको रिपोर्ट करना है, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट कर सकता है, मैनेजमेंट के ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैनेजमेंट को ओवरराइड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट को लग रहा है ना यार कि ये उनके नजर में आना चाहिए, लेकिन बट अप टू प्रैक्टिकेबल, मतलब प्रैक्टिकल लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे सेगमेंट को दे दिया जिससे यूजर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
फिर एक एडिशनल कंडीशन भी आपने बचपन में भी मतलब इंटर में पढ़ा था कि 75% का भी कंडीशन होता है, लेकिन ये 75% किसका, एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मतलब 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू का एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो और भी एडिशनल सेगमेंट को हम लेंगे, भले वो अनरिपोर्टेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर कोई सेगमेंट प्रीवियस ईयर में रिपोर्टिंग था, करंट ईयर में रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को जब लगेगा तभी, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि प्रीवियस ईयर में था तो इस साल होना ही होगा, नहीं। मैनेजमेंट को अगर ऐसा लग रहा है, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर रिपोर्टेबल थी, इस साल भी इसको रिपोर्ट करना उचित होगा, तो आप रिपोर्ट करिए, ठीक है, भले वो 10% के लिमिट में करंट ईयर में नहीं हो। अगर है तो वो तो रिपोर्ट हो ही रही है, अगर नहीं है तो ही ना प्रश्न आता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट, मैनेजमेंट को लग रहा है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब मान लो रिपोर्टेबल इन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल नहीं थी, तो अगर मैनेजमेंट को लग रहा है तो भाई रीस्टेट हम लोग करेंगे। देखो यहाँ मैनेजमेंट बिलीव नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन पर्पस के लिए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसका डेटा ही नहीं है तो आप कंपैरिजन करोगे, तो इसीलिए इसका एक्सेप्शन बनाया गया कि अगर कोई उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मत बनाओ। और कॉस्ट जो लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट टू ऑब्टेन दैट डेटा, मतलब उसको डेटा को निकलवाने में वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको मत करो। अब अनरिपोर्टेबल सेगमेंट को क्या करोगे, देखो अनरिपोर्टेबल सेगमेंट को बच्चों सिंपल है, आप क्या करोगे, इसको अग्रीगेट वाइज में आप सब कुछ दिखा दो अदर सेगमेंट करके। लेकिन हर सेगमेंट की रेवेन्यू का सोर्स क्या है, इसको सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑल अदर सेगमेंट शुड बी डिस्क्राइब क्लियर अंडर नोट्स, ठीक है, क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन, देखो रीस्टेटमेंट जो बात हो गई कि जैसे करंट ईयर में रिपोर्टेबल था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल नहीं था, तो आप प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप रीस्टेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, डेटा नहीं था, ये है वो है, तो आप क्या करोगे, आप करंट ईयर को बनाओ तो कंपैरिजन पर्पस के लिए, ताकि वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो पाए। मतलब आप करंट ईयर का दो बेसिस लेके चलोगे। देखो मैंने क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर आप नॉर्थ वाइज और ईस्ट वाइज रिपोर्ट बनाते थे, अब करंट ईयर में आप क्या करो, इंडस्ट्री वाइज और कंज्यूमर एरिया वाइज कर रहे हो। मतलब आपने रिपोर्टिंग का वो चेंज कर दिया, तो कस्टमर को कैसे समझ में आएगा, यूजर को कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए वो बोला जा रहा है कि आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर का भी इंडस्ट्रियल एरिया वाइज बनाओ और कंज्यूमर एरिया वाइज बनाओ। लेकिन अगर मान लो डेटा ही नहीं है, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, तो करंट ईयर का नॉर्थ नॉर्थ वाइज बना दो और ईस्ट वाइज बना दो, ताकि ये प्रीवियस ईयर का कंपेयर हो सके। मेरी बात समझ रहे हो, ओके सर। लेकिन ये कब नहीं अलाउड है भाई, जब डेटा ही नहीं है, कॉस्ट बना रहे हो वो एक्सेसिव है। तो क्या बोला कि अगर प्रीवियस ईयर रीस्टेट नहीं हो रहा है तो करंट ईयर को दोनों बेसिस पे बनाओ। मतलब वो नया बेसिस जो आप जो इंडस्ट्री वाइज कंज्यूमर वाइज बना रहे हो, और एक जो प्रीवियस ईयर बनाया था उसका कंपैरिजन, ताकि यूजर को क्लियर पिक्चर मिल सके, ठीक है। लेकिन ये भी एक्सेप्शन में है कि डेटा नहीं है, एक्सेसिव है, तो आप मत बनाओ, ठीक है सर। डिस्क्लोजर इन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सर तीन डिस्क्लोजर है, जनरल इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और रिकंसिलेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, जनरल इन्फॉर्मेशन में किस बेसिस पे आपने सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाया, ठीक है, बेसिस, और किस बेसिस पे आपने अग्रीगेट किया है, मैनेजमेंट का क्या जजमेंट है, वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस में डील करता है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें जाएगी, देखो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में वो चीजें जाएंगी जो मैनेजमेंट को चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट देख रहा है कि फिक्स एसेट्स और आप उसको दे रहे हो करंट एसेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अप्रोच देखना है, नॉट अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच को नहीं देखना है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट को यूज वैसे रिपोर्ट आप बनाएंगे जैसे मैनेजमेंट को चाहिए। एट मिनिमम एंटिटी शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग, क्या, देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैसे क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ग्रॉस पीपी वर्सेस नेट पीपी, मतलब आप कैसे रिकॉर्ड करो। मतलब देखो ऐसा नहीं कि आप ग्रॉस पीपी लगा रहे हो और मैनेजमेंट चाह रहा है नेट पीपी, तो भाई आप नेट पीपी बनाओगे ना जैसे आपको मैनेजमेंट को चाहिए, ओके। और दूसरा, सेगमेंट पीएनएल और एंटिटी पीएल में क्या डिफरेंस है, मतलब आपकी सेगमेंट की प्रॉफिट है मान लो 10 करोड़, और पूरी एंटिटी की प्रॉफिट है 40 करोड़, पूरी सेगमेंट की प्रॉफिट आ रही है 10 करोड़ और पूरी एंटिटी की प्रॉफिट आ रही है 40 करोड़, तो 30 करोड़ तो हेड ऑफिस का हो सकता है ना, तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे। नेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब क्यों डिफरेंस है, असेट्स लायबिलिटी में भी सेम वही चीज, सेगमेंट की असर से मान लो 25 करोड़ और पूरी एंटिटी के असर से 30 करोड़, तो 5 करोड़ हो सकता है हेडक्वार्टर का होगा, ठीक है। मेजरमेंट मेथड प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, उसका इफेक्ट क्या, एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी अगर लिया है आपने तो उसका क्या चेंजेस हुआ, क्या इफेक्ट हुआ। असिमेट्रिकल अलोकेशन, असिमेट्रिकल एलोकेशन क्या होता है बच्चों, हाँ बताओ मुझे। तो देखो असिमेट्रिकल एलोकेशन ये होता है कि जैसे मान लो आपने लोन नहीं लिया बल्कि उसका इंटरेस्ट केवल लिया है, असेट्स सेगमेंट रिपोर्ट में नहीं लिया, उसका केवल डेप्रिसिएशन लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है सर, रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल, रिजल्ट, असेट्स, लायबिलिटी, अदर मटेरियल आइटम, जैसे क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और इसका नेट भी करके आप दिखा देना, डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम टैक्स, ये अदर, मतलब ये सारी चीजें भी आपको दिखानी है। रिकंसलेशन क्या, रिकंसलेशन एंटिटीज है, मतलब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और एंटिटी इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, वही जो असेट्स, लायबिलिटी, पीएनएल, ये सारी चीजें बता रही थी वही सब।
ठीक है, रेवेन्यू, रिजर्व, असेट्स, लायबिलिटी, अदर मटेरियल आइटम। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या था, अदर कॉन्सेप्ट। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, अगर कोई कस्टमर आपका 10% भी आपका रेवेन्यू का होल्ड करके रखा है इन एग्रीगेट, मतलब वो इंडिविजुअली 10% लेके रखा है, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वन ऑफ द मेजर कस्टमर हैज टेक मतलब हैज इन्वॉल्व इन द रेवेन्यू 10%, मतलब एटलीस्ट 10% किसी ने कवर करके रखा है, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि उसकी पूरी आइडेंटिटी दिखा दी है कि ये है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं दिखाना है। सिंगल कस्टमर कैन बी, कॉमन कंट्रोल भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी। देखो कॉमन कंट्रोल वाला क्वेश्चन वो नहीं, आदि मानव वाला केस बताया था कि अगर मान लो कोई कॉमन कंट्रोल कंट्रोल में कोई कंपनियां हैं, ठीक है, तो कॉमन कंट्रोल मतलब एंटिटी है, होल्डिंग है, दो सब्सिडरियां उसके, वो तीनों मिला के भी अगर 10% ले रहे हैं तो वो उसको सिंगल पर्सन माना जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी कैन ऑल्सो भी सिंगल पर्सन। एंटिटी शुड डिस्क्लोज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स सेपरेटली। देखो वो बोल रहा है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अलग अलग हम लोग दिखाते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग हम लोग जो पढ़ाते हैं तो हम लोग दोनों दिखाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और वो बोला इन साइड इंडिया आउटसाइड इंडिया भी दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी मतलब आउटसाइड इंडिया को सबको एग्रीगेट करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई आउटसाइड इंडिया में कोई देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको अलग कर लो। अगर वो मटेरियल है तो इन इंडिया अलग कर लो, यूएसए अलग कर लो, बाकी को सारों मर्ज कर दो। बस यहाँ पे आपका इंडिया 108 भी खत्म हो जाता है। तो बताओ बच्चों, हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक फिर से रिवाइज कर लिए। मन लगा के पढ़ो, एग्जाम करीब है और बहुत अच्छा एग्जाम होगा, खूब बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।